ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा हम पहले, ठीक है, नजर आ रहा है? ठीक है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो चीजें पढ़ी थी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। HTML से ज्यादा पीछे नहीं हम जाएंगे। अगर ज्यादा पीछे किसी कोई क्वेश्चन है किसी का, इससे पीछे HTML से पीछे कोई क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन नहीं है पर ये रातों ये बनाई है असाइनमेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करके लिख के डिजाइन के असाइनमेंट के बारे में हम बात करते हैं। HTML स्टार्ट करने से पहले तक जो हमने पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, उसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो HTML से मैं दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो हमने जब फ्रंट एंड की बात की थी कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है। फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं? CSS, जावास्क्रिप्ट। और ये क्लाइंट के मशीन में नहीं आती, नहीं आती। हाँ जी, ये क्लाइंट की मशीन में आती है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। क्लाइंट की मशीन में आने से क्या मुराद है कि ये मेरे पास एक वेबसाइट का वेब पेज है, ये गूगल है, तो इसका जो कोड है HTML का, CSS का और जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये मेरी मशीन के अंदर आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ से मुझे इसका कोड सारा नजर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्रिप्ट का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड है, और जो दूसरे कोड नजर आ रहे हैं, बॉडी, हेड वगैरह, ये आपके पास HTML का कोड है। साइड में यहाँ पर जो नजर आ रहा है, ये आपको CSS का कोड है। तो ये तीनों कोड जो है ये मेरी मशीन में आ चुके हैं। इट्स मीन दैट कि फ्रंट एंड का जितना कोड है वो क्लाइंट की मशीन में आ जाता है, और बैक एंड का कोड जो होता है वो भी क्लाइंट की मशीन में आ जाता है। नहीं आता? चलो इत्तेफाक किया। जो बैक एंड का कोड होता है वो क्लाइंट की मशीन में नहीं आता। क्यों? उसकी मैंने रीजन 2-3 बताई थी। एक सिक्योरिटी की वजह से, और एक बैकएंड का कोड जो होता है उससे यूजर का कोई कंसर्न नहीं है, उसको नहीं आइडिया कि बैकएंड में क्या हो रहा है, और ना ही उसका हेडिक है। मैं गूगल इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने कभी सोचा है या मैंने कहा है गूगल को कि भाई पीछे तुम कैसे काम करते हो ये भी मुझे दिखाओ, क्योंकि हमें कंसर्न ही नहीं है। जो यूजर होता है उसको इससे कोई लेना देना ही नहीं। इस वजह से हम बैकएंड का कोड कभी भी क्लाइंट की मशीन में नहीं आता। तो हमारी जो पहली लैंग्वेज है फ्रंट एंड की वो HTML है। तो एक बात आपको मैं पहले बता दूं, कल जो नहीं बताई, कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। हमने पढ़ा था मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है कि ये इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। कल हमने डिटेल में बात की थी कि जो मेरे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे गूगल दरमियान में आ रहा है, ये मेरे पास इनपुट इधर आ रही है, ये मेरा स्ट्रक्चर की मदद से है। स्ट्रक्चर क्या? लाइक मैंने ये रूम बनाना है, तो मैंने क्या बात की थी कि अगर मैं इसकी दीवारें बना दूं, छत बना दूं, ये मेरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर मैं इसकी खूबसूरती बढ़ा दूं, टाइलिंग करवा दूं, प्लास्टर करवा दूं, ऊपर ये छत अच्छी तरीके से सीलिंग करवा दूं, तो ये मेरी क्या है? CSS। ठीक है, इसके जरिए मैं क्या करता हूँ? ब्यूटी करता हूँ अपनी वेब पेज की, ये स्टाइल कर देती है। ठीक है, और बैकएंड क्या है कि इसके अंदर काम कैसे हो रहा है, बैकएंड जब हम पढ़ेंगे तो फिर उस पर बात करेंगे। सॉरी, जी जी, क्लास हो रही है, आ जाओ जी। ओके, तो HTML की हमने बात कर ली। उसके बाद हमने कहा था कि HTML के हर लैंग्वेज के वर्जन होते हैं। उससे क्या मुराद है कि हमारी उर्दू है अगर, तो 50 साल पहले कोई और तरह की थी, खालिस जिसे कहते हैं। आज उसके अंदर इंग्लिश और पंजाबी के वर्ड्स आ चुके हैं। आने वाले और टाइम में हो सकता है 5 साल बाद कोई ऐसे वर्ड्स हैं जो आज हम समझते हैं कि पंजाबी के हैं, हमारी नस्लें समझे कि वो उर्दू का ही पार्ट है। इसी तरीके से, या उसके अंदर कोई जिद्दत आ जाए, इसी तरीके से लैंग्वेज भी अपडेट होती है। ठीक है, जब लैंग्वेज अपडेट होती है तो उसके न्यू वर्जन आ जाते हैं। इसी तरीके से अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो HTML5 है। उसकी भी मैंने एक बात की थी कि जब हम मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ लिखा होता है ना, स्पोर्ट ब्राउजर HTML5। कल मैंने बताया भी था। उसका क्या मतलब होता है कि ये HTML5 को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी करंट लैंग्वेज जो है उसका वर्जन HTML का 5 है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की भी और प्रैक्टिकली भी, इसको कैसे करना है HTML को। तो हमने कहा था कि हमारे पास कोई लेट्स सपोज फोल्डर है, तो हमने एक फोल्डर बनाया था अपना
ओके, यहाँ पर हमारा एक फोल्डर है। अभी हमने क्या करना है, एक फाइल बनानी है। तो मैंने एक फाइल बना ली। कैसे बनाई है, टेक्स्ट फाइल बना ली। अब उसकी मैंने क्या करनी है, एक्सटेंशन चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइल है हमारे पास डॉट टेक्स्ट है, इसके अंदर हम टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, कॉमन जो हमारी ABC या अल्फाबेटिक वगैरह वगैरह, लेकिन इसके अंदर हम कोडिंग नहीं कर सकते। हमारी जो डॉट के बाद एक्सटेंशन होती है, हमारे विंडो को उससे पता चलता है कि हमारे पास किस टाइप की फाइल आने लगी। आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हैं उसके साथ .exe लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी वो रन होगी, वो एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से HTML की जो फाइल होती है जिसके अंदर HTML का कोड लिखा होता है, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html। ठीक है, तो यहाँ पर पहली मिस्टेक जो आप लोगों ने की है, जिसने थोड़ी सी कोशिश की है वो भी मुझे गुमराह करने की कि भाई मैंने असाइनमेंट बनाई है, बेसिकली वो बनाई नहीं है, वो अभी इधर बैठ के एक फाइल क्रिएट की है। तो ये मैं भी आपका तकरीबन एज फैल तो थोड़ा बहुत बड़ा हूँ, तो मुझे भी ये सारे पता है चीजें कि भाई सर अभी बनाई है, बना रहे थे, हुई नहीं सर है। तो बात यह है कि इसकी एक्सटेंशन, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यहाँ पर एक्सटेंशन नजर ना आए, जैसे मेरे केस में एक्सटेंशन नजर आ रही है ना, .txt नजर आ रहा है, अगर आपके ये एक्सटेंशन ना नजर आए तो आपने क्या करना है, व्यू पे जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है। आप साथ साथ जो लैपटॉप लेके आए, जिनको नहीं पता वो ट्राई भी करें अपने हैंड से। व्यू में जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है, चेंज फोल्डर के अंदर जाना है, यहाँ पर व्यू के अंदर जाना है, फिर एक ऑप्शन है हाइड एक्सटेंशन का। वालेकुम सलाम। ये भी हमारे एक साथी हैं जुल्करनैन फयाज, और ये भी एक इंजीनियर हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर व्यू पे आपने जाके क्या करना है, हाइड एक्सटेंशन आपके यहाँ पर ये मार्क हुआ होगा। मैं इसको एक बार मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखो मेरे पास एक्सटेंशन रिमूव हो गई, नहीं नजर आ रही, रिमूव नहीं हुई, ये हाइड हो गई, मुझे नजर नहीं आ रही। अब आप क्या करोगे, एक केस ये था कि आपने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया home.html, सर इसका वो कलर तो चेंज नहीं हुआ, आइकन भी चेंज नहीं हुआ, और ना ही ये ब्राउजर के अंदर खुल रही है, तो सर क्या करें, ये कल मैंने आपको बताया था। तो उसका मतलब ये है कि आपकी एक्सटेंशन जो है वो व्यू नहीं है, वो हाइड है, तो उसको आपने पहले अनहाइड करना है। तो वो कैसे करेंगे, व्यू पे जाना है, वही HTML के अंदर, सॉरी ऑप्शंस के अंदर गए, चेंज फोल्डर, व्यू पे गए, तो इसको हाइड से हटा देना है, अनचेक कर देना है इसको, फिर अप्लाई लाजमी करना है। अप्लाई करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन रिमूव हो जाए, सॉरी आ जाएगी, शो हो जाएगी। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो मैं एडिट पे गया, अब मैंने क्या करना है, .text हटा दिया, तो मैंने क्या किया, home.html, तो मेरे पास क्या हो गया, HTML में कन्वर्ट होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया, HTML की फाइल बन गई। अब इस फाइल को आपने क्या करना है, हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो HTML होती है उसका जो कोड है, वेब पेज, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसमें खुलता है, ब्राउजर में। ब्राउजर के अलावा हम उसको ओपन नहीं कर सकते। तो आपने इसको फिर अब किस में ओपन करना है, ब्राउजर में। तो एक ये क्वेश्चन था कि जी इसको कैसे ब्राउजर में कन्वर्ट करें। तो जब आपकी एक्सटेंशन चेंज हो गई है तो आप इसको डबल क्लिक करें या ओपन विद करें ब्राउजर, गूगल क्रोम, कोई भी ब्राउजर हो सकता है। मैंने ये भी बताया था कि ब्राउजर हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। तो गूगल क्रोम खोला तो मेरे पास ये फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक। अभी ये मेरी फाइल ब्लैंक है, एम्प्टी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने HTML का कोई कोड लिखा नहीं। अब मुझे इसके अंदर HTML का कोड लिखने के लिए एक एडिटर चाहिए। एडिटर क्या? कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके जरिए इस फाइल के अंदर मैं कुछ चीजें लिख सकूं, ठीक है। ब्राउजर के अंदर क्या हो रहा है, इसकी आउटपुट आ रही है, लेकिन उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एडिटर के अंदर इस कोड को लिखूंगा। तो उसके लिए मैंने कहा था कि हमारे पास बहुत से एडिटर्स हैं, सबलाइम है और PHP Storm है और Visual Studio है। तो मेरे केस में मैंने कौन सा आपको रिकमेंड किया था, Visual Studio। तो VS Code जिसके पास नहीं है, मैंने कल लिंक भी भेज दिया था ग्रुप के अंदर, आपने यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। सिंपल जैसे डाउनलोड करते हैं उसको रन करना है तो आपके पास रन हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद, ये कल मैं क्लास में प्रैक्टिकली बता चुका हूँ, इस वजह से मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे क्लास के बाद मिल सकता है, ठीक है। जब आपके पास इंस्टॉल हो गया
अब आपने क्या करना है, इस फाइल को, जो आपने ये फाइल बनाई है, ब्राउजर के अंदर भी खोल ली है, प्लस अब आपने क्या करना है, इसको एक एडिटर के अंदर खोलना है जिसके अंदर आप कोड लिख सकें। तो इसको आपने ओपन विद कर लेना है, अपने एडिटर का नाम जो भी आपने एडिटर यूज किया है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैंने इसके अंदर इस फाइल को खोल लिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास इस तरीके से विजुअल आ गया। ओके, तो पहला स्टेप हमारा क्या था इस फाइल के अंदर कोडिंग करने के लिए? पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने एक लाइन लिखनी है। ओके, डॉक टाइप HTML लेस देन, नॉट डॉक टाइप HTML ग्रेटर देन। तो ये किस लिए थी, किस लिए थी? मैंने किसी और को तो नहीं पढ़ाया कल? कोई और स्टूडेंट होंगे, लगता है आज कोई और आ गए हैं। ये मैंने इसलिए लिखी थी, पहली लाइन हमने कहा था जो हमारे वेब पेज के अंदर है, पहली लाइन आपने ये वाली लाजमी लिखनी है। इस लाइन का क्या मतलब होता है कि ब्राउजर को पता चलता है कि जो आपके पास पेज आया है उस पेज के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही है HTML की, उसका वर्जन कौन सा है। क्योंकि हम HTML5 यूज कर रहे हैं, तो HTML5 इस लाइन से पता चलेगा ब्राउजर को। इस लाइन से आपके ब्राउजर को पता चल जाएगा कि ये मेरे पास HTML5 का कोड आने लगा है। इससे पहले जो हमारे पास HTML होती थी XHTML, उसका सिंटैक्स और था लिखने का, उसके लिए हम कोई और लाइन लिखते होते थे, ठीक है। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, ये लाइन लाजमी लिखनी है। क्लियर हो गया, समझ आ गई अब ये बात। इसके बाद हमने कहा था कि हमारे वेब पेज के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक हेड और एक बॉडी। हेड हमारा कौन सा है? जो इस लाइन से ऊपर ऊपर होता है, ठीक है। इस लाइन से ऊपर जो है वो हेड है, उसके अंदर हमारा ये वाला टाइटल भी आ जाता है और कुछ ऐसे टैग्स आ जाते हैं जिनका क्लाइंट के साथ कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन जो क्लाइंट का ब्राउजर होता है उसके साथ वो डायरेक्टली अटैच होता है। उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो उसको गूगल सर्च इंजन के अंदर भी रैंक करने के लिए, या ये बहुत एक लंबी कहानी है, यानी कि आप यूं समझ लें कि उसके अंदर कुछ ऐसी कोड होते हैं जो कोड जो यूजर इसको देख रहे हैं उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो किस में आते हैं? हेड टैग के अंदर। फिर इससे नीचे वाला जो पार्ट है वो कौन सा होता है? बॉडी का, जिसके अंदर हमारा पूरा वेब पेज होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने कहा था कि टैग किसे कहते हैं। टैग कोई ऐसा एक नाम जिसका एक खास काम है, जो किसी खास काम के लिए यूज होता है। जैसे हेड एक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक आपने क्या की है, आपने अपनी तरफ से नाम दे दिए। अपनी तरफ से नाम नहीं आपने देने, आपने नाम दे दिया जी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ कोई टैग नहीं होता। मैंने आपको ये कहा था कि लैंग्वेज ने जो टैग दिए हैं आपने सिर्फ वही टैग यूज करने हैं, अपनी तरफ से टैग आप यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो हेड हमारे पास एक टैग है। तो टैग को लिखने का तरीका कार क्या है? हर टैग की एक ओपनिंग होगी और एक क्लोजिंग होगी। तो ओपनिंग से पता चल जाएगा कि ये टैग यहाँ से ओपन हो चुका है, और क्लोजिंग से पता चलेगा कि ये टैग यहाँ पर क्लोज हो चुका है। डिफरेंस क्या है इनके अंदर? स्लैश का, कि जो क्लोजिंग का टैग होगा उसके अंदर एक स्लैश होगी, और टैग के अंदर जो लिखा होता है, जैसे ये हेड लिखा है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। ये हेड टैग है, हेड टैग कहते हैं। ये हेड जो लिखा हुआ है लफ्ज, ये एक एलिमेंट है, और इसके साथ अगर मैं लेस देन और ग्रेटर देन लगा दूं तो ये एक टैग बन गया, ठीक हो गया। और अगर इसके साथ एक और टैग लिख दूं और उसके साथ स्लैश लगा दूं तो ये क्लोजिंग टैग बन गया, ठीक है। एवरीथिंग जो भी इसके अंदर होगा हेड के टैग के अंदर, तो वो मेरे हेड के टैग का पार्ट कंसीडर होगा, ठीक है। और जो कुछ बॉडी के टैग के अंदर लिखा होगा वो बॉडी का पार्ट कंसीडर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक टैग मिस कर रहा हूँ, मेजर टैग। वो कौन सा टैग है? कौन सा? नो, मेजर टैग कौन सा? स्लैश? नो, HTML का टैग। हमने ये कल देखा था कि HTML लिखने से पहले भी हमारे पास एक टैग होता है, HTML का टैग, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, पहले हमारे पास क्या है? HTML का टैग है,
उस HTML के टैग के अंदर हमारे पास दो टैग हैं, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास एक पेज है, उस पेज के आगे दो पार्ट्स हैं, तो वो पेज कैसे स्टार्ट होगा? वो HTML के टैग से स्टार्ट होगा। फिर उसके अंदर मैंने दो पार्ट्स बना लिए, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। ठीक हो गया? तो HTML के टैग आपने लाजमी लिखना है। ठीक हो गया? उसके बाद हेड का टैग लिख दिया। हेड के टैग के अंदर हमने कहा था कि एक हमारे पास टाइटल का टैग है। तो टाइटल का टैग क्या करता है कि जो आपका यहाँ पर टाइटल है, वेब पेज का टाइटल, उसको अपडेट करता है। जो भी आप लिखेंगे टाइटल के टैग के अंदर, वो आपका वहां पर अपडेट हो जाएगा। लाइक मैंने कहा वेब बैच 1, तो मेरे पास क्या हुआ? वेब बैच 1 आ गया। तो ये मेरा क्या था? टाइटल का टैग। तो टाइटल के टैग की भी ओपनिंग है और एक क्लोजिंग भी है। तो मैंने कल ये कहा था कि आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने ये यहाँ से हटाया, हेड का टैग बंद हुआ और यहाँ पर इसको बंद किया। तो ये मेरा क्या सही है कि गलत है? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हेड के टैग के अंदर मेरा टाइटल का टैग स्टार्ट हुआ है, तो हेड की क्लोजिंग से पहले ही उसे क्लोज होना चाहिए। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट से बाहर जाके क्लोज हो, तो पेरेंट के अंदर ही चाइल्ड ने क्या होना है? क्लोज होना है। क्लियर हो गया? ये थी हमारी कल की क्लास। अभी थोड़ी सी और भी है इसके अंदर। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? फिर वो कोई मुझे कहे कि असाइनमेंट नहीं बनी थी, वो समझ नहीं आया था, पता नहीं चला। रुकनैन भाई कोई क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर हमारे पास टैग्स होते हैं और न्यू टैग कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास है हेडिंग। तो हेडिंग 1 से लेके 8 तक होती है। हेडिंग 1 से लेके 8 तक होती है। 1 से 6 तक होती है। तो बोलो, हेडिंग हमारे पास 1 से 6 तक होती है। 1 to 6, इससे ज्यादा आपके पास हेडिंग्स नहीं होती। कैसे? अब मैंने H1 लिखा, तो ये मेरे पास हेडिंग 1 हो गई। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं फिर बता दूं, आपने हेडिंग 1 ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि हेडिंग का जो टैग है वो H1 से ही रिप्रेजेंट होता है। वो हेडिंग कंप्लीट लिख के 1 ऐसा कोई टैग नहीं है, तो आपने अपनी तरफ से टैग नहीं बनाने। ठीक हो गया? तो H1 लिखा मैंने, तो ये मेरी एक हेडिंग बन गई। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो मेरी हेडिंग कंसीडर होगी। लाइक मैं इसको कह देता हूँ वेब। मैं आपकी असाइनमेंट ही स्टार्ट करता हूँ। आपकी असाइनमेंट थी लेक्चर 1, तो अब मेरे पास इधर क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर लेक्चर 1 आ गया। ठीक हो गया? अब जो भी मैं इसके अंदर लिखता जाऊंगा वो मेरी पूरी हेडिंग ही कंसीडर हो जाएगी, जब तक मैं इस टैग से बाहर ना आ जाऊं। जब तक मैं इस टैग से बाहर ना आ जाऊं, वो क्या कंसीडर करेगा? वो H1 ही कंसीडर करेगा। अच्छा, कल किसी ने मुझसे क्लास के बाद क्वेश्चन किया था कि क्या पूरे वेब पेज के अंदर हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक हमने लिख ली, तो क्या हम दोबारा हेडिंग 1 लिख सकते हैं? तो भाई आप जितनी बार मर्जी लिखें, आप भले 1000 बार लिखें, कोई मसला नहीं। जहां जहां आपको हेडिंग 1 की जरूरत है आप लिख सकते हैं। मेरा ये मतलब है कहने का कि अगर हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक आपके पास टाइप से हेडिंग थी, इस टाइप से आगे नहीं आप जा सकते। आप हेडिंग 6 से हेडिंग 7 पर मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप हेडिंग 6 1000 टाइम लिख सकते हैं। ठीक है? जहां पर आपको जरूरत पड़े। अब ये मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ी है, मैं दोबारा H1 लिख देता हूँ, लेक्चर 2, तो वैलिड है। आप लिख सकते हैं जितनी बार मर्जी लिखें। आपको यहाँ पर नहीं, 1000 लाइन के बाद चाहिए तो आप वहां पर लिख लें, इट्स ओके। ठीक है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हेडिंग आपके पास अगर मैं 2 लिखूं तो वो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ओके? तो जितना मैं आगे नंबर बढ़ाता रहूंगा, H6 तक जाऊंगा, सॉरी H6, तो वो मेरी सबसे छोटी हो जाएगी, स्मॉल। ठीक है? वो बिल्कुल चुन्नी मुन्नी होगी, स्मॉल, छोटी सी। ओके हो गया? तो ये आपकी जरूरत पर है कि आपको कितना सिंटैक्स चाहिए, कितना छोटा चाहिए, आप उस हिसाब से इनकी हेडिंग्स को यूज करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था पी का टैग। तो पी का टैग क्या करता है? पैराग्राफ का टैग। अगर सिंपल आपने कोई टेक्स्ट लंबा चौड़ा लिखना हो पैराग्राफ की फॉर्म में, तो आपने पी के टैग के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक थी कि आपने यहाँ पर डायरेक्ट पैराग्राफ का नाम लिखा था। ऐसा नहीं करना। पैराग्राफ के लिए पी का टैग है, उसका मुखफ़्फ़फ़ पी है, उसका मैं समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए उसको कह रहा हूँ पैराग्राफ का टैग। लेकिन आपने पूरा नाम नहीं लिखना पैराग्राफ, क्योंकि टैग जो है वो पी नाम से ही है सिर्फ, तो आपने पी ही यूज करना है। ठीक हो गया?
अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी कोड यूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास पैराग्राफ का टैग आ गया, तो इसके अंदर मेरा सिंपल कोड आ गया। सही है। अब कल की असाइनमेंट तो बन जानी चाहिए। कल मैंने क्या कहा था कि आपके पास एक हेडिंग 1 होगी, उसके बाद सब हेडिंग होगी, उसकी थोड़ी सी डिटेल होगी, फिर एक सब हेडिंग होगी, फिर उसकी डिटेल होगी, फिर आपके पास एक मेन हेडिंग आ जाएगी। तो ये इसी तरीके से मैंने कहा था। ये मेरे पास फ्रंट एंड आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये हेडिंग 2 थी, तो मैंने एक हेडिंग 3 बना ली, तो इसको मैंने कह दिया HTML। अब मैं HTML की थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहा हूँ, तो इसकी भी मैंने यही डिटेल दे ली। ओके, तो अब आप ऐसे ही सो ऑन जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। ये मेरी H3 थी, अब मैं चाह रहा हूँ कि H2 एक और हो जाए, तो आप एक और H2 ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इनका साइज और इसका साइज सेम है, ठीक हो गया। इसका साइज थोड़ा सा छोटा है क्योंकि ये इसकी सब हेडिंग है और ये दोनों आपस में बहन भाई हैं, ठीक हो गया, क्योंकि एक ही रैंक के हैं ना, एक ही पोस्ट के बंदे हैं। सही है। तो आगे पी का टैग आ गया और इसके अंदर भी पी का टैग आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ तक आपकी कल की असाइनमेंट थी और कल का कोड था। कोई क्वेश्चन इसके अंदर हो, अब मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, पता मोहम्मद देखना कौन है। वालेकुम सलाम जी। ये जरूर लेंगे। ऐसा है कि अभी तो क्लास हो रही है, अगर आपने क्लास में अभी बैठना है तो भले बैठ जाए। अगर आपने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है तो वो क्लास की टाइमिंग 6 बजे के बाद आप आ सकते हैं। ठीक है, हाँ 6 बजे के बाद आ जाए। अगर आपने कुछ चीज़ें पूछनी है तो वो 6 बजे के बाद ठीक होगा। ओके क्लास। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी कल की क्लास क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे कल असाइनमेंट चाहिए, जिसकी ना हो तो इधर ही बैठाऊंगा मैं। आज हमने आगे क्या पढ़ना है, तो एक चीज और आपको बता दूं, एक और आपने काम खराब किया था। वो क्या, यहाँ पर आपने लिख दिया कैपिटल H और यहाँ पर स्मॉल। तो आपने ऐसा नहीं करना। ऐसा आप कर सकते हैं, HTML आपकी केस इनसेंसिटिव है, आप इसके अंदर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है। अगर आपने स्मॉल लेटर्स, बल्कि आपने टैग्स के लिए हमेशा यूज ही स्मॉल लेटर करना है, तो आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों टैग आपके स्मॉल ही होने चाहिए, कैपिटल में आपने नहीं लिखना। क्लियर हो गया। आज हमने एक जो चीज पढ़नी है वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं कि हर टैग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हर चीज की प्रॉपर्टीज होती हैं। मेरी भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ मेरा नाम है या मेरे बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस है, वो मेरी एट्रीब्यूट्स हैं। इसी तरीके से हर टैग की एट्रीब्यूट्स होती हैं जो उस टैग के बारे में हमें बताती हैं। वो एट्रीब्यूट्स कैसे हम लिखते हैं? वो की वैल्यू के पेयर में। की वैल्यू से क्या मुराद है? एक हमारी की होती है और एक उसके अगेंस्ट वैल्यू होती है, और वो जो हमारी एट्रीब्यूट होती है वो हमेशा हम ओपनिंग टैग में देते हैं, क्लोजिंग टैग के अंदर हम वो एट्रीब्यूट नहीं देते। जैसे हमारा ये HTML का टैग है, इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट दी है, कौन सी? LANG, लैंग। इसका मतलब है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज का मुखफ़्फ़फ़ लैंग। तो इसकी एट्रीब्यूट क्या है? EN, इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपके पास ब्राउजर के अंदर तो नहीं नजर आ रही, लेकिन ये हमारे ब्राउजर को इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? कि जो आपके पास पेज आ रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। आप यहाँ पर लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। अभी आप चेंज करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में हम आने वाले वक्त में इसको चेंज करेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आपने याद रखना है कि हर टैग की एट्रीब्यूट्स हमारे पास होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो प्रॉपर्टीज कैसे लिखते हैं? हम उसकी एक की लिखते हैं, की इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, की इक्वल टू वैल्यू। सही है। और वैल्यू हमेशा आपकी किस में आएगी?
डबल कोटेशंस के अंदर, इसको हम कहते हैं डबल कोटेशंस, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो इसकी वैल्यू कंसीडर होगी। लाइक अगर मैं आपको एक की वैल्यू दूं, अगर मैं यहाँ पर एक की दूं टाइटल, तो मैं यहाँ पर, ये तो नजर नहीं आएगा, हम देते हैं H1 को, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया टाइटल, तो इसको मैं दे देता हूँ लेक्चर, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, ब्राउजर के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन जैसे मैं माउस लेके जाऊंगा इसके ऊपर, वो छोटा सा नीचे नजर आ रहा है लेक्चर लिखा हुआ। वो कैसे आया? वो टाइटल की वजह से। क्यों? क्योंकि वो इस टैग का टाइटल है, H1 का। समझ आई आपको बात? वो H1 के टैग की एट्रीब्यूट है, लेकिन वो H2 पर शो नहीं होगी। अगर मैं H2 पे जाऊं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो H1 की ही प्रॉपर्टी है, H1 की ही एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट हमने कैसे लिखनी है? की वैल्यू पेयर में। समझ आ गई? एक हमारे पास की होती है और एक हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है इमेज का टैग। तो हमारे पास इमेज, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर इमेज भी ऐड कर लेते हैं। इमेज कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पर मैं एक टैग लूंगा इमेज का EMG। तो आपने पूरा इमेज नहीं लिखना, EMG। तो ये मैंने टैग लिखा। अब यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हैं। एक चीज तो ये है नोट करने वाली, इसका क्लोजिंग टैग नहीं आया, क्लोजिंग टैग इसका नहीं आया। एक चीज ये नोट कर ली। दूसरी, इसकी बाय डिफॉल्ट 2 एट्रीब्यूट्स आ गई। इन 2 एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्यों नहीं है। इसकी क्लोजिंग इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप कोई कंटेंट नहीं लिख सकते। पिक्चर के अंदर आप कोई कंटेंट लिख सकते हैं? नहीं। आप सिर्फ पिक्चर को शो करवा सकते हैं, आप उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिख सकते। इस वजह से इसकी बॉडी नहीं है। बॉडी से क्या मुराद है? तो ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो पार्ट है वो नहीं है इसका। इस वजह से ये स्टैंड अलोन एक ही टैग है, इसको आप एक ही लिखेंगे, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ऑटोमेटिकली एक ही कंसीडर होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गई? अच्छा, अब इसके एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं। अब 2 इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊं तो कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। हाँ, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब इसको हमने वर्किंग पोजीशन में कैसे लेके आना है? आपके पास एक है SRC, सोर्स, SRC का टैग। इसके अंदर हम सोर्स देंगे कि मेरी जो पिक्चर है वो कहाँ पर पड़ी हुई है। और एक है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव से क्या मुराद है? सम केस अगर आपका ये सोर्स खराब हो गया, जहां से आपने ये पिक्चर मंगवाई है वहां पर पिक्चर नहीं है, या नेट चला गया, या कोई और मसला मसाइल हो गया, तो फिर यूजर को कोई चीज तो नजर आनी चाहिए, उसको पता तो चले यहाँ पर कोई चीज है। तो मैं यहाँ पर उसे कह देता हूँ कि माई लोगो। अभी देखो पिक्चर तो नहीं आ रही, लेकिन उसकी जगह पर माई लोगो लिखा आ रहा है कि यार नेट की वजह से या सोर्स की वजह से पिक्चर तो आपको हम डिस्प्ले नहीं करवा पाए, लेकिन आप ये समझ लें कि यहाँ पर कोई माई लोगो था। जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक हो गया? समटाइम ऐसा होता है आपने कोई वेबसाइट यूज की है, नेट आपका चला गया, कोई मसला मसाइल हो गया, प्रोफाइल पिक्चर की जगह पर लिखा आ जाता है प्रोफाइल फोटो। वो कैसे आता है? वो आर्ट की वजह से आता है, अल्टरनेटिव। तो आप यहाँ पर उसकी एट्रीब्यूट लिख देते हो अल्टरनेटिव। ओके हो गया? तो ये एक प्री डिफाइंड है, आप अपनी तरफ से AT नहीं लिखेंगे, ALT ही लिखना है आपने। ठीक है? ये प्री डिफाइंड है, आगे चल के हम खुद भी बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपने ये याद रखना है, ये जो जैसा लिखा है वैसा ही आपने लिख के यूज करना है। हाँ, यहाँ पर आप जो मर्जी लिखें। ठीक हो गया? तो अब हम इसकी एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। अगर मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी हो, चलो ये एक पिक्चर है, हम इसको उठा लेते हैं, तो इसको एडिट कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर पिक्चर देने का तरीका क्या है ये आपने अभी के लिए समझ लेना है, तो आपको लाइफ टाइम यही काम आना है। बात जब आपकी बेस ही नहीं बनती ना URL के अंदर, तो फिर आपको कभी भी समझ नहीं आती। URL की बेस आपने समझनी है कि ये बेस कैसे काम करती है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी फाइल किधर पड़ी है। उसको कहते हैं रूट फोल्डर। क्या कहते हैं? रूट फोल्डर। अब मेरी फाइल किधर पड़ी है? वेब बैच के अंदर। वेब बैच के अंदर पड़ी है ये वाली फाइल जिसके अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, home.html के अंदर कोडिंग कर रहा हूँ ना, ये home.html।
अब ये मेरा रूट फोल्डर है, जहां पर फाइल पड़ी होती है उसको हम कहते हैं रूट फोल्डर। अब जो मेरी इमेज पड़ी हुई है वो किधर पड़ी है, वो भी रूट फोल्डर में, वो भी रूट फोल्डर में। जब आपकी फाइल और इमेज दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हो, यानी दोनों रूट फोल्डर के अंदर हो, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल उसका नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, उसका नाम लिख दूंगा। एक्सटेंशन भी देनी है, एक्सटेंशन से मुराद डॉट के बाद जो चीज है। तो सेव किया, आपके पास ये लंबी चौड़ी पिक्चर आ गई। अभी हम इसको शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए आपके पास ये पिक्चर आ गई। ठीक हो गया। अब हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, हमने कहा था कि हमारे पास हर टैग की एट्रीब्यूट्स होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एट्रीब्यूट्स काम आएंगी। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास होती है विड्थ और एक होती है हाइट। विड्थ क्या होती है, उसकी चौड़ाई, यानी कि ये जो चीज है हमारे पास ये विड्थ है, एक्स एक्सिस जिसे कहते हैं। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, हाइट है। तो अब हम इस पिक्चर की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेंगे, हमारी जो पूरी स्क्रीन होती है ये किसकी फॉर्म में काम करती है, पिक्सेल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पिक्सल। अब हमने उसको बताना है, हम ये नहीं बताएंगे कि यार 5 इंच का यहाँ से मार्जिन रख लो, ये 6 इंच की डिस्प्ले हो, 1 फुट की डिस्प्ले हो। इसके अंदर ऐसा सीन नहीं, इसके अंदर क्या होते हैं, पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, तो हम उनकी फॉर्म में क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको दूंगा विड्थ। तो मैं उसको कहता हूँ कि आपके पास विड्थ है जी 200 पिक्स। तो हमारी जो एक स्क्रीन होती है वो हमारी डिवाइस के हिसाब से होती है। डिवाइस से क्या हो रहा है, ये मेरा जो मोबाइल है हो सकता है ये 500 पिक्स का हो इसकी विड्थ, और जो मेरा लैपटॉप है हो सकता है ये 1000 पिक्स का हो, और जो बड़ी स्क्रीन है वो हो सकता है 2000 पिक्स की हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इसको कहा है कि 200 पिक्स ले लो आप, पीएक्सी का मतलब है पिक्सल्स। ठीक है, तो ये मैंने किसके अंदर लिखा, विड्थ के अंदर। अब ये क्या करेगा, इसकी विड्थ 200 पिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, छोटी होगी पिक्चर, मजे की होगी। अब अगर मैं इसकी हाइट कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, अगर मैं हाइट इसकी ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जो उस पिक्चर की बाय डिफॉल्ट हाइट होगी वो उतनी ले लेगा, और अगर मैं उसको हाइट खुद से बताऊं फिर वो उतनी कर देगा। अगर मैं ना बताऊं तो वो बाय डिफॉल्ट जितनी है उतनी ले लेगा। तो अभी यहाँ पर हम हाइट भी कर लेते हैं। मैं इसको कहता हूँ हाइट, इसको मैं कहता हूँ यार अभी के लिए सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ 400 पिक्स। ये थोड़ी सी ना लंबी सी हो जाएगी, खराब सी होगी, क्योंकि मैंने उसकी हाइट बढ़ा दी। ठीक हो गया, तो इसको भी हम 200 ही कर देते हैं। अब ये 2x2 स्क्वायर बन गया। यहाँ तक क्लियर हो गया इमेज, कोई क्वेश्चन नहीं? चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने बात की थी कि इमेज को देने का तरीका समझ लेना है। अभी तो हमारी पिक्चर पड़ी है किसके अंदर, रूट फोल्डर के अंदर, जहां पर फाइल पड़ी है। लेट्स सपोज आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपकी फाइल यहाँ पर पड़ी है और आपने एक और फोल्डर बनाया है इमेज का। तो अब आपकी इमेज कहाँ पर पड़ी है, इसके अंदर पड़ी है। अब आप कैसे एक्सेस करेंगे, अब मैं यहाँ पर जाऊं तो वो पिक्चर उड़ जाएगी, वो कहेगा भाई मुझे तो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो यूआरएल दिया है वो रूट फोल्डर का दिया है। आपने कहा है कि जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल है उसी फोल्डर के अंदर आप इसको फाइंड करो। ठीक है, तो उससे तो मिली नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने इस फोल्डर से, रूट फोल्डर से इमेज के फोल्डर के अंदर जाना है। तो वो कैसे जाएंगे, उसके लिए आपने स्टार्ट में पहले लिखना है डॉट, और फिर आपने क्या करना है स्लैश। इससे आपके पास आ गया इमेज का फोल्डर। इमेज के फोल्डर के अंदर image.jpg। सिंपल, मैंने क्या किया, डॉट स्लैश का मतलब है कि आपके पास कोई यूआरएल आने लगा है और उसको आपने क्या करना है, डॉट का मतलब होता है कि इसको जो आपका बेस यूआरएल है ना, बेस यूआरएल से मुराद के जहां पर आपकी ये फाइल पड़ी है जिसने कॉल की है, उस फाइल के साथ इसको जोड़ दो। किसको, इमेज के फोल्डर को, और इमेज के फोल्डर के अंदर image.jpg इसको जोड़ दो, वहां पर आपकी फाइल पड़ी होगी। सिंपल, आगे ओके हो गया। अब अगर एक स्टेप और डाउन में चला जाऊं, अभी यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर इमेज के अंदर मेरा फोल्डर है, लोगो का अलग है और यूजर की प्रोफाइल का अलग है। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, कोई मुझे बताएगा, कोई ज़हीन आदमी तो बता सकते हैं? अब मैंने क्या किया है, मेरे रूट फोल्डर के अंदर
ये मेरी फाइल रूट फोल्डर के अंदर है। इमेज के अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया लोगो का, लोगो के फोल्डर के अंदर मेरे लोगो पड़े हुए हैं। अब मुझे इस लोगो को अपनी फाइल के अंदर यूज करना है, क्या करूँ? इमेज वाले के अंदर दूसरा सब फोल्डर इसके अंदर, इधर इसके आगे, इसके आगे इधर लिख दूं, इमेज से आगे, इमेज से आगे यहाँ पर, शाबाश। इमेज से आगे लोगो, लोगो से आगे मेरी फाइल। सिंपल। मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने कहा कि इमेज के फोल्डर को क्लिक करो और उसके अंदर लोगो का फोल्डर, वहां पर क्लिक करो और उससे आगे आपकी फाइल पड़ी है उसको एक्सेस करो। सिंपल, टेंशन ही कोई नहीं। तो अभी हम इसको देखते हैं। इट्स मीन दैट कि आप जितना मर्जी आगे जाते रहें, फोल्डर सब फोल्डर सब फोल्डर सब फोल्डर, आगे आपकी फाइल। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपके पास एक और सिनेरियो रखता हूं, यहां पर मेरा लोगो का फोल्डर है। अच्छा, अब क्या होगा, अब कोई मुझे बताएगा? अब देखो मेरी यहाँ पर ये फाइल है, इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर एक लोगो का फोल्डर है और एक ये फाइल है, और लोगो का फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? सिंपल, मैं उसे कहूंगा कि इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ, जाके लोगो को छोड़ दो, उसको तो हमारा कंसर्न ही नहीं, इस फाइल को पकड़ लो, जैसे हमने पहले वाला पार्ट दिया था। तो वो सिंपल, हमने यहाँ से क्या करना है, लोगो को हटा दिया और इमेज के अंदर image.jpg, तो आपके पास यहाँ पर चीज आ गई। ठीक है, ये तो था पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाना। अब हम चाइल्ड से पेरेंट के अंदर जाएंगे। चाइल्ड से पेरेंट के अंदर कैसे जाएंगे? ये आपका रूट फोल्डर है, ठीक है। अब आपकी फाइल यहाँ पर नहीं पड़ी, अब आपकी फाइल एक स्टेप यहाँ पर पड़ी है। अब क्या करना है? आपका फाइल यहाँ पर पड़ी है HTML की, वेब बैच 1 के अंदर पड़ी हुई है। रूट फोल्डर से मुराद है जहां पर आपकी वो फाइल पड़ी है जो कॉल कर रही है, जहां से आपने एक्सेस की हुई है अपने कोड को। अब आपका जो इमेज की फाइल है वो आपके रूट फोल्डर से बाहर पड़ी है। इसका नाम है पेरेंट फोल्डर के अंदर, पेरेंट फोल्डर के अंदर पड़ी है। अब हम क्या करेंगे? पेरेंट फोल्डर नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया डॉट का क्या मतलब है, कि इसका मतलब है कि जो पीछे आपके यूआरएल है उसको जोड़ दो, रूट फोल्डर को जोड़ दो इमेज के साथ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल, यहाँ पर क्या करना है, हमें एक और डॉट लगा देना है बस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक स्टेप बाहर आ जाओ, एक स्टेप बाहर आके आपके पास फाइल पड़ी होगी image.jpg की। डबल डॉट का क्या मतलब है कि जहां पर आप बैठे हो उससे एक स्टेप बाहर आ जाओ, एक स्टेप बाहर आके क्या करो, image.jpg। ओके फाइन, आपका कोड वर्किंग में ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करना है? ये आपका रूट फोल्डर है, ये पिक्चर है। अब आपके रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है इमेज का, चलो इसको हम चेंज कर लेते हैं, कोई और नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज XYZ कर लेते हैं। अब पिक्चर यहाँ पर पड़ी है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? सिंपल है, बताओ क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक और जी बिल्कुल, हमने क्या करना है, डबल डॉट से हम बाहर आए, जब हम बाहर आ गए फिर वही सिनेरियो पीछे वाला जो हम आगे फॉलो करते आ रहे थे। कौन सा सिनेरियो? डबल डॉट से बाहर आए, उसके बाद XYZ फोल्डर का नाम दिया और आगे इमेज। सिंपल, हमारे पास क्लियर हो गया। सिंपल। अब ये स्ट्रक्चर लाइफ टाइम याद रहेगा। अब आप नोट कर लो, असाइनमेंट के अंदर ये चीज भी शामिल है। आपने पेरेंट रूट फोल्डर से चाइल्ड फोल्डर, उसका आगे चाइल्ड फोल्डर, वहां पर एक पिक्चर रखनी है। मैंने तो एक ही पिक्चर घुमाई है ना, हर तरफ डिफरेंट पिक्चर्स रख लेनी है। तो उसका पहले आपने ऊपर एक हेडिंग दे देनी है कि रूट फोल्डर, एक रूट फोल्डर की पिक्चर होगी। फिर आपने एक क्या करना है, नीचे फिर आपने हेडिंग देनी है चाइल्ड फोल्डर, फिर चाइल्ड फोल्डर के अंदर रख के कर लेनी। फिर एक नीचे हेडिंग देनी है आपने पेरेंट फोल्डर, फिर आपने रूट फोल्डर से बाहर आके पेरेंट फोल्डर और वहां पर एक इमेज रख के उसको भी इंपोर्ट करवाना है। ये आपकी असाइनमेंट का पार्ट है।
याद रखना है, मैं आपको लिख के भी सेंड कर दूंगा, याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं लग रहा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो गूगल सीधा सीधा यूआरएल जो है वो किसी भी पिक्चर का आपने वहां पर पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर अगर कोई यूआरएल हो, कोई निकल आए तो ही है कार पिक्चर्स। अब इसका एड्रेस अगर तो हुआ ठीक, फिर तो ये आ जाएगी। अगर एड्रेस ना हुआ, लग तो रहा है कि ठीक है। कैसा, मजे आ गए? गूगल की पिक्चर है, कहाँ पर पड़ी है? एड्रेस सही से क्या मुराद है? एड्रेस सही से ये मुराद था कि उसके अंदर प्रॉपर HTTPS और प्रॉपर यूआरएल उसका लिखा हो। अगर प्रॉपर यूआरएल ना होता तो हम कभी भी उसको एक्सेस नहीं कर पाते। स्टार्ट में मैंने यूआरएल बताया था ना, यूआरएल से क्या मुराद है कि वो फाइल या वो वेबसाइट या वो वेब पेज किधर पड़ा है, उसका एड्रेस। तो ये कंप्लीट उसका क्या है, एड्रेस है। ठीक है, तो वो पूरा एड्रेस मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वो पिक्चर आपके पास यहाँ पर आ गई। क्लियर हो गया? तो उसको आप अपने हिसाब से विड्थ हाइट दें, जो मर्जी करें। समझ गए? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है आगे, पीछे कोई चीज तो नहीं रहेगी? हाँ, यहाँ पर 2-3 चीजें समझने वाली थी, वो मैंने आपको बता दी थी कि जो भी आपके पास HTML का टैग स्टार्ट होगा उसको क्लोज करना लाजमी है। आपने ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर मेरे पास पी का टैग है और मैं इसको क्लोज ही ना करूँ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कंसिडर करेगा, जितना भी आगे वाला कोड होगा वो सारा उसको पी में ही कंसिडर करेगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, क्लोज भी लाजमी करना है। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखने हैं। ठीक है, और आगे हमने क्या पढ़ना है, BR का टैग और HR का टैग। BR का टैग क्या करता है और HR का टैग क्या करता है? लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर पैराग्राफ है, आपने कहा यहाँ पर यहाँ तक एक लाइन आ जाए, लाइन ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, BR का टैग वो क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, BR का टैग। अब इस टैग की भी क्लोजिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि BR का टैग एक सिर्फ चीज परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कोई कंटेंट तो हमने ऐड करना नहीं। उसका मतलब है कि लाइन को ब्रेक कर दो, वो लाइन को ब्रेक कर रहा है। अब उसका कोई कंटेंट तो है नहीं, जिसका कोई कंटेंट नहीं है उसका कोई क्लोजिंग भी नहीं है। तो मैंने इसको BR को यूज किया। अब हमने देखना है कि ये कहाँ पर यूज हो रहा है। ये लाइन नीचे आ गई। ठीक है, तो आप जिधर मर्जी BR का टैग लगाएं, यहाँ पर लगाएं BR, तो वो आपकी लाइन एक स्टेप और ब्रेक हो जाएगी, जिधर मर्जी लगाएं। ठीक हो गया? इसी तरह आपके पास, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आपने पी के टैग के अंदर ही लगाना है, आप पी के टैग के अंदर भी के बाहर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा लें। ठीक है, वो थोड़ा नीचे हो गया एक स्टेप। तो ये भी जरूरी नहीं कि आपने एक ही लगाना है, भले 1000 लगा लें। ओके, जितने मर्जी डाल लें। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपके पास एक टैग होता है HR का टैग। HR का टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वो क्या करता है, एक लाइन लगा देता है। तो उसकी भी कोई क्लोजिंग नहीं है, क्योंकि वो भी एक चीज परफॉर्म कर रहा है। तो आपके पास ये देखो, एक लाइन आ गई। तो ये आपके पास कैसे आया, HR के टैग से, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसने एक लाइन डाल दी। ठीक है, BR का टैग और HR का टैग, दो चीजें होंगी। लाइन ब्रेक, ब्रेक, BR ब्रेक, HR स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल। एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए हैं कि HTML के एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। क्या होती हैं एट्रीब्यूट्स? क्या होती हैं HTML के एट्रीब्यूट्स? एडिशनल इंफॉर्मेशन, टैग की प्रॉपर्टीज, जो टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। और ये हमेशा किस टैग में आती है, ओपनिंग टैग में। क्लोजिंग टैग में ये नहीं आती। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर H1 को दिया तो इसके ओपनिंग टैग में दिया, क्लोजिंग टैग के अंदर नहीं दिया। ठीक हो गया? तो और यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास
कौन सा है लेक्चर? ओके, अब हमने बी का टैग और आई का टैग देखना है। बी का टैग किस लिए होता है, जो आपने यूज किया था? बी के टैग बोल्ड करने के लिए। अगर आपको कोई टेक्स्ट चाहिए, आपने बोल्ड करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ, इस लफ्ज को पकड़ लेते हैं, किसी भी डॉलर को। डॉलर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड हो, यानी कि ब्लैक बोल्ड। हमने अगर रिपोर्ट्स आपने बनाई है तो रिपोर्ट्स के अंदर होता है ना बोल्ड, तो वो बोल्ड अगर आपने करना हो तो आप क्या करेंगे, इसको बी आर के टैग के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर डॉलर है, अब मैं डॉलर को क्या करूंगा, बी आर के टैग के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास बी का टैग आ गया। तो बोल्ड को, डॉलर को मैंने यहाँ से उठा लिया, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर आपको बोल्ड नजर आ रहा है, बोल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली। एक ये चीज, नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग क्या होता है, टैग के अंदर टैग। अब यहाँ पर देखो, मेरा पी का टैग है, पी के टैग के अंदर मैंने एक टैग यूज किया, बी का टैग। तो बी का टैग क्या है, वो पी के अंदर है और उसका चाइल्ड बन गया। तो पी क्या है, बी का पेरेंट है। पी क्या है, बी का पेरेंट है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा पी का पेरेंट कौन सा है? पी का पेरेंट कौन सा है? बॉडी, यस। और बॉडी का पेरेंट HTML। ठीक है, और बॉडी के चाइल्ड कौन कौन से हैं? H1 भी चाइल्ड है, H2 भी चाइल्ड है, B भी चाइल्ड है। अच्छा, क्या B जो है वो बॉडी का चाइल्ड है या नहीं? चाइल्ड है या नहीं? ग्रैंड चाइल्ड है, पोता है उसका। ग्रैंड, हाँ चाइल्ड तो है, लेकिन ये उसका ग्रैंड चाइल्ड है। क्या है, उसका पोता है। क्यों? पोता दोता। क्यों? क्योंकि P जो है वो उसका डायरेक्टली चाइल्ड है, और जो B है वो उसके चाइल्ड का चाइल्ड है। तो इस वजह से हम उसे क्या कहेंगे कि ये ग्रैंड चाइल्ड है। ये चीजें आपने टर्म्स याद रखनी है, क्योंकि जब हमने CSS पढ़नी है ना, तो उसके अंदर पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड वगैरह ये सारी चीजें यूज होनी है। ठीक हो गया? अच्छा, बी का टैग किस लिए था? बोल्ड करने के लिए। अब अगर मुझे चाहिए इटैलिक करना है, इटैलिक से हमारा जो टेढ़ा सा लिखा होता है हमारे पास, तो मैं सिट को इटैलिक में करना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं क्या करूंगा, आई का टैग, आई फॉर इटैलिक, तो मैं इसको इटैलिक के अंदर रख दूंगा। तो अगर मैं इसको करूं तो सिट इटैलिक हो गया, टेढ़ा सा हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ये कैसे हुआ, आई के टैग से इटैलिक। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मैं चाहूं कि यार ये जो डॉलर है, कोई ऐसा तरीका हो कि डॉलर को मैं बोल्ड भी करूं और इटैलिक भी, तो क्या करूं? क्या करूं? दो टैग लगा देंगे हम। चाइल्ड, हमने कहा था कि हम नेस्टेड टैग कर सकते हैं, जैसे मर्जी करें। तो हम क्या करेंगे, बोल्ड के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो बोल्ड होगा, ऐसा ही है ना। इसको मैं एक बार नीचे ले जाता हूँ। जितना भी बी के टैग के अंदर कंटेंट होगा वो बोल्ड होगा। अब बोल्ड के अंदर मैंने कहा एक और टैग है आई, और उसके अंदर मैंने डॉलर डाल दिया। अब डॉलर को दो चीजें मिल रही हैं, एक उसको इटैलिक और एक इसको बोल्ड। ठीक है, अब डॉलर क्या होगा, बोल्ड और इटैलिक दोनों इकट्ठे हो जाए। ठीक हो गया, समझ आ गई? यहां पर एक और चीज ऐड कर दूं, किसी को नींद तो नहीं आ रही? आ रही होगी, तो मेरे जैसा होगा जो कह रहा होगा यार कब खत्म हो यार, थक गए। आ रही हो किसी को नींद तो मुझे बता दे, उसके लिए फिर खुसूसी पैकेज रखते हैं नींद भगाने वाला। और रजा को नींद आ रही है ना। अच्छा, हाँ भाई, न्यू स्टूडेंट समझ आ रही है? वो पहले ही ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं आ रही। अच्छा, एक चीज यहाँ पर नेट का मैं पासवर्ड शेयर कर देता हूँ। जो भी इधर आए, अगर उसने कोई चीज डाउनलोड करनी हो, नेट यूज करना है, मूवीज के लिए नहीं कह रहा मैं, कोई चीज आपने स्टडी से रिलेटेड करनी है तो आपको यहाँ पर नेट यूज करें, हमारे पास एक्सेस है। और उससे दूसरी बात, ये जितना भी हम आज से कोड करेंगे, वो कोड मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, वहां पर मैं कोड अपनी जो क्लास होगी उसका पोस्ट कर दूंगा। आप वहां से कोड अपना डाउनलोड करें
डाउनलोड करके उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने देखना हो कि यार कहाँ से कैसे किया था सर ने या क्या सीन है, तो आप वो कोड, डेली का कोड अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली, तो वो कोड आपने नेट से उठा लेना। ठीक है, अभी क्लास के बाद मैं आपको डेमो करके बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। ठीक हो गया, तो दोबारा हम चलते हैं क्लास की तरफ। अच्छा, बोल्ड कर लिया हमने, इटैलिक भी कर लिया, तो यहाँ पर एक चीज मैं और ऐड कर दूं। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूं, काफी सारी स्पेस दी है मैंने, क्या ये शो होगी उधर? क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो ब्राउजर है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस कंसीडर करता है। हम जितनी मर्जी स्पेस डाल दें, वो मल्टीपल स्पेस को एक ही स्पेस कंसीडर करता है। ठीक हो गया, ये बात याद रहेगी। इस वजह से हम जो मर्जी यहाँ पर करें, वो एक ही स्पेस उसको कंसीडर करेगा। ओके, अब इसके बाद हमने करना है जी, बोल्ड के बाद स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद ईएम, एम्फसाइज। ये दोनों चीजें भी बोल्ड और इटैलिक का ही काम करती हैं, लेकिन लैंग्वेज ने डबल डबल चीजें हमें क्यों दी हैं, इस पर भी हम बाद में बात करते हैं। अभी के लिए आप ये याद रखें, अभी मैं नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला डॉलर, इसको मैं इसकी मदद से करता हूँ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, नीचे वाले को उसने बोल्ड कर दिया, और अगर इसको मैं एम्फसाइज भी करना चाहूँ, डॉलर। अब दो तो क्यों आ गए? क्योंकि जो बी और आई था, वो लैंग्वेज के पहले जो वर्जन होते थे उनके अंदर भी होता था बी और आई, बोल्ड और इटैलिक, लेकिन उसके नाम से पता नहीं चलता था। बी फॉर व्हाट, बी, तो आई फॉर क्या, तो जो डेवलपर्स हैं उनको नहीं पता चलता था। या यूं कहें कि जब आप, जो आपने सुना होगा कि जो अंधे लोग हैं, ब्लाइंड पीपल, वो भी आपकी वेबसाइट को यूज करते हैं, तो जो हमारे पास असिस्टेंट होता है वो बोल बोल के बताता है कि यहाँ पर इस चीज को बोल्ड है या इस चीज को उसने एम्फसाइज की है। वो कैसे आता है? क्यों? वहां पर जो ये टैग यूज हो रहे होते हैं, ब्राउजर इन टैग्स को अंडरस्टैंड करता है, वो समझता है कि जो स्ट्रॉन्ग है उसका मतलब है कि ये लफ्ज जो है ये स्ट्रॉन्ग है, तो वो उससे समझ लेता है कि इसको मैंने ज्यादा प्रोमिनेंट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास डेवलपर्स ने क्या किया, बी और आई को रिप्लेस कर दिया स्ट्रॉन्ग और ईएम के टैग से। क्लियर हो गया? इस वजह से ये डबल डबल है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों वैलिड है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बल्कि जब आप बूटस्ट्रैप पे चले जाओगे ना, हमारा जो तीसरा स्टेप है बूटस्ट्रैप, आप ये बी और आई भूल ही जाओगे, क्योंकि वहां पर हम इसका अल्टरनेटिव ही यूज करते हैं। तो सिर्फ मैं ये आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये टैग्स भी अवेलेबल है, वरना ये टैग हम कम ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे है स्मॉल और मार्क। मार्क का क्या मतलब है? अगर आपने किसी चीज को मार्क करना है, जैसे हम उसके ऊपर मार्कर से फेर देते हैं, तो उसको कैसे करना है? जैसे मेरे पास अब ये है लेक्चर 1 का, इसको मैं मार्क भी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मार्क का टैग ऐड कर दूंगा। वैसे ये मार्क का टैग रिमूव हो गया लैंग्वेज में से, लेकिन आप स्टिल अभी भी इसको यूज कर सकते हैं, वरना ये रिमूव हो गया HTML5 से, लेकिन ये यूजेबल है अभी भी। ठीक है, वो उसको ब्लू येलो से कर देगा। सिर्फ ये आपको टैग पढ़ा रहा हूं मैं, वरना ये यूज ये भी नहीं होता, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मार्क का टैग क्या करता है, उसको हाईलाइट करता है। अब उसके बाद एक है स्मॉल का टैग। तो स्मॉल का टैग क्या करता है, तो हम थोड़ा सा देखो, उससे उसने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। समटाइम ऐसा होता है ना, तो वो बड़ी चीज लिखी होती है, जैसे HTML के साथ 5 लिखा होता है, वो 5 थोड़ा छोटा होता है, HTML थोड़ा बड़ा सा लिखा होता है, तो वो कैसे होता है, वो HTML5 के अंदर 5 का जो वर्ड होता है उसको किसके अंदर रख देते हैं, स्मॉल के अंदर। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा लाइव, ये मेरे पास आ गया HTML, तो इसको हम कर देते हैं स्मॉल 5, तो 5 थोड़ा सा छोटा सा आ गया। ठीक है, तो ये कैसे आया, स्मॉल के टैग से। क्लियर हो गया? ये सारे मैं इसलिए तेजी से पढ़ा रहा हूँ, तेजी भी नहीं है इतनी, क्योंकि ये सारे टैग नाम से खुद ही पता चल रहा है। स्मॉल छोटा कर दो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग हो गया,
ठीक है, बोल्ड के टाइप पर, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक। तो इस वजह से ये सारे इजी हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस या कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट मुश्किल है। अच्छा जी, आगे है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है हमारे पास जब हम पावर्स को यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, जब आपने H2O फॉर्मूला लिखना हो पानी का, H2O, H के नीचे 2 होता है, तो उसको आप कैसे करेंगे? सबस्क्रिप्ट के जरिए। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ H1, तो H2O हमारे पास एक फॉर्मूला है पानी का। तो अभी ये ऐसे नजर आ रहा है, ये तो सही नहीं है, हमें 2 जो है वो नीचे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? सब के टैग से। उसके अंदर मैंने ये 2 रख दी, 2 थोड़ा सा नीचे आ गया, H2O फार्मूला बन गया ना पानी का। मेरी केमिस्ट्री भी आती है थोड़ी बहुत। तो H2O पानी, तो सबस्क्रिप्ट का टैग। और अगर मुझे ये पावर में चाहिए, जैसे हम मैथ यूज करते हैं, x की पावर 4, तो वो हमारे पास कैसे आएगा? H1 x आगे उसकी पावर, तो सुपर x की पावर 5। तो ये किसकी टैग से है? सुपरस्क्रिप्ट, SUP सबस्क्रिप्ट। उसके बाद है क्यू का टैग आता है डबल कोटेशन के लिए। अगर आपने कोई डबल कोटेशन देनी हो तो वो कैसे होंगी? अगर यहाँ पर ये वाला जो कंटेंट है इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर रखना हो, तो क्यू का कोटेशंस, तो यहाँ पर देखो आपके पास डबल कोटेशंस आ गई, ठीक है। क्यू पर डबल कोटेशंस, अगर आपने किसी चीज को कोटेशंस के अंदर लेके आना हो तो वो क्यू के अंदर रखो उसको, और वो कोटेशंस के अंदर आ गए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या होता है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, होता है ये भी क्यू की तरह ही। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। तो इसके भी अंदर हम लॉरन को डाल लेते हैं। अब इसके अंदर 2 चीजें हमें मिलती हैं। कौन कौन सी चीज? एक तो ये साइड से थोड़ा सा मार्जिन मिल गया। दूसरी चीज क्या है, जब भी आप किसी और की वेबसाइट का रेफरेंस डालते हैं ना, अगर आपने कोई कॉलम है, मैंने कोई कॉलम किसी और की वेबसाइट का डाला है अपनी वेबसाइट के अंदर, अगर बाय चांस उसने मेरी वेबसाइट विजिट की, उस ऑनर ने, उसने देखा कि यार इसने तो मेरा कॉलम चोरी किया हुआ है, तो वो आपको क्लेम कर सकता है कि यार इसने ये मेरा कॉलम लिया है। तो आपने क्या करना है, वहां पर वो जब उसका इंस्पेक्ट करके कोड देखेगा या किसी तरह भी कोड देखे, तो आपने यहाँ वहां पर क्या करना है, एक ऐड कर देना यहाँ पर साइट, एक एट्रीब्यूट दे देनी साइट। तो मैं अभी के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ google.com। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो आपके पास कंटेंट आया है, आपने एक प्रूफ दे दिया है कि ये जो आपके पास कंटेंट है ये google.com से आया है। ये डेवलपर्स जो होते हैं वो इससे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे वो होता है नहीं, मैंने कोई चीज लिखी है या मेरा कोई कॉलम है या कोई चीज किसी ने चोरी कर ली, मैं कहता हूँ ठहर जो इसकी ऐसी तैसी, तो वो इसलिए आपने सेफ्टी के लिए आप क्या करते हैं, ब्लॉक कोड साइट के अंदर उसका URL दे देते हैं क्या। हाँ, और दूसरी बात ये भी होती है कि यहाँ से समटाइम लोग जो है वो उस साइट पर जाना भी चाहते होते हैं, वो चाहते हैं कि ये आपके पास कॉलम कहाँ से आया, तो आप वो उस साइट के जरिए उस कॉलम पर चले भी जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये ब्लॉक कोड उसी लिए यूज होता है, और इसका कोई खास नहीं है, बस यही होता है कि अगर आपने जब किसी और की चीज को कोड किया हो ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तब आपने ब्लॉक कोड का टैग यूज करना है। ठीक है? इसके बाद है आपके पास साइट का टैग, ये डेफिनेशंस के लिए यूज होता है। जब आप कोई बुक बना रहे हो ना, बुक का डेटा लिख रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उसके अंदर आपने साइट का टैग यूज करना है। तो उसके अंदर आप ये क्या होगा, एक डेफिनेशन की तरह ट्रीट होगा। ठीक है? वो उसको क्या करेगा, थोड़ा इटैलिक भी कर देगा, और इसका थोड़ा सा ना फॉन्ट भी और तरह का हो जाता है। क्यों? वो एक डेफिनेशन कंसिडर करता है। सही है? जब हम समटाइम वेबसाइट पर डेफिनेशन देखते हैं वो इस तरह से ही लिखी होती है, उल्टी सी करके। ये सारे टैग थोड़े से आपको बोरिंग लग रहे होंगे, ये सिर्फ आपको पढ़ाने का मकसद है कि आपको पता हो कि ये टैग्स अवेलेबल है। कल को अगर कभी भी आपको यूज करने पड़ जाए, आपको पता हो यार हाँ फलां काम उसके लिए ये टैग था। ठीक हो गया? तो नेक्स्ट हम चलते हैं
इंसर्ट पर चल जाते हैं और डेल पर चल जाते हैं। जब आप कोई चीज, आगे वाले दो, पीछे वाले दो हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। इंसर्ट और डेल, जब आपने कोई आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे होते हैं तो वहां पर एक कोई नई जो आपके पास वैल्यू आई होती है, नई प्राइस आई होती है किसी चीज को, उसको उन्होंने नीचे अंडरस्कोर किया होता है। तो वो आप कैसे करते हैं? अगर मैंने यहाँ पर एक प्राइस लिखी है, प्राइस, तो मैं यहाँ पर प्राइस है लेट्स सपोज, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये 1000 प्राइस है ये न्यू है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इंसर्ट का टैग, तो ये मेरी 1000 प्राइस जो है वो नहीं है। उसने क्या किया, उसके नीचे लाइन लगा दी कि ये नहीं है। अब अगर इसके साथ ही मैं बताना चाहूँ कि जो इसकी पुरानी वैल्यू थी, जो पुरानी प्राइस थी, वो इसकी 12,000 थी, तो वो कैसे बताऊंगा, डेल का टैग, तो मैं कहूँगा कि पहली 1200 थी, तो ये काट दी, पहले 1200 थी, अब क्या है 1000, अब 1000 पहले 1200, तो ये कैसे, INS इंसर्ट का टैग कि न्यू चीज हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो DEL डेल का टैग कि हम कोई चीज डेल कर रहे हैं। इसी तरीके से S का टैग भी क्या करता है, वो भी डेल की जगह पर ही यूज होता है, उसका सेम काम है, डेल की तरह लाइन लगा देना, पहले वो भी यूज होता था, फिर डेल बाद में आ गया, ताकि वही बात आ गई कि जो ब्लाइंड पीपल है उनको पता चले कि ये चीज रिमूव हुई है, DL पर डेल डिलीट होगी, ठीक है, उसके लिए ये टैग नया आ गया, वर्किंग वही है इसकी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे आपके पास है BDO, बाय डायरेक्शन। अगर बाय डायरेक्शन, अगर आपने ये करना हो, आपके पास रिलेशन होता है कि डाटा आपने कहाँ से कहाँ किस तरीके से रीड करवाना है। अगर आप कोई उर्दू की वेबसाइट बना रहे हैं, कोई इंग्लिश की है या कोई और लैंग्वेज की, उसके अंदर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट हो, तो उसको आपने कैसे चेंज करना है। जैसे अब मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये जो कंटेंट लिखा हुआ है BDO, ओके, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ राइट टू लेफ्ट, तो ये राइट टू लेफ्ट हो, तो आपके पास ये कंटेंट राइट टू लेफ्ट आएगा। कहाँ पर लगाया ये मैंने, साइड के अंदर, तो ये इसके अंदर कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी राइट टू लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट ही है। तो अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं लेफ्ट टू राइट, अब ये चेंज हो जाएगा। ये है कहाँ पे, इसको हम एक बार बोल्ड कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। ये रहा, ये राइट टू लेफ्ट आ गया, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ओके, ये चेंज हो गया, सही है। इसकी सारी रीडिंग ही चेंज होगी, ये सारा कंटेंट ही उलट हो गया। तो ये कभी आपको इसकी जरूरत पड़ जाए तो आप ये भी चीज यूज कर सकते हैं। तो बस एक दो चीजें और हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। इसके बाद है एड्रेस का टैग। तो एड्रेस का टैग किस लिए यूज होता है, जब आपने अपनी वेबसाइट के अंदर एड्रेस यूज करना हो तो आप एड्रेस का टैग यूज कर सकते हैं। सिर्फ उसने इसको थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, लेकिन खास फर्क क्यों नहीं पड़ा, सिर्फ इटैलिक तो हम वैसे भी कर सकते थे, लेकिन एड्रेस से ये होता है कि जब ब्राउजर इसको रीड करेगा उसको पता होगा एड्रेस इसका ये है। जब आप सर्च इंजन में किसी भी वेबसाइट, जो मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, फलां वेबसाइट का एड्रेस हम क्लिक करते हैं, लिखते हैं, तो गूगल हमें वो एड्रेस ला के दे देता है। वो किस टैग से आता है, इसी टैग से, एड्रेस के टैग की मदद से। एड्रेस का टैग बता देगा कि ये इसका एड्रेस है, तो वो वाला पार्ट उठा के हमें दिखा देगा। इस वजह से हम उसका नाम यूज करते हैं एड्रेस, ठीक है, वरना ये चीज हम इटैलिक से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज? और कोई क्वेश्चन? आज की क्लास हम इधर वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो यूं समझ लो कचरे वाले जो टैग थे ना छोटे छोटे, वो सारे क्लियर हो। अब आगे कचरा नहीं आएगा, अब आगे मजे की चीजें आएंगी, जो चीजें हमने वाकई में यूज करनी है और जिसकी आगे बहुत ज्यादा यूजेज होनी है। ये छोटी छोटी चीजें थी, हेडिक है, छोटी छोटी चीजें, ये अभी स्टार्ट में इसीलिए पढ़ा दी हैं कि बाद में ये चीजें छोटी छोटी ना आए, बाद में वो बड़ी बड़ी चीजें ही, जैसे लिस्ट, टेबल्स, डिव,
कंटेनर वगैरह, ये बड़ी चीज़ें बाद में आनी है, अब आगे हमारी बड़ी चीज़ें ही आनी हैं। तो अभी के लिए जितने छोटे छोटे टैग थे ना, ये कवर हो गए हमारे। ठीक है, अभी तक के लिए कोई क्वेश्चन, किसी का कोई मसला मसाइल?